अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स और वाम के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है, हुकूमत ने ताजरों कहने पे एमनेस्टी स्कीम दी ताकि ताजर अपने बेनामी असासों को डिक्लेयर कर सकें और इसमें हुकूमत को ये फ़ायदा भी हुआ। तकरीबन 1.5 लाख अफराद ने इसमें हिस्सा लिया और 70 अरब रेवन्यू भी हासिल किया गया। एमनेस्टी स्कीम की तारीख ख़त्म हो गई, बजट भी पास हो गया। इसके बाद हुकूमत का लाहे अमल तय करेगी और बेनामी एक्ट पर किस तरह इतलाक़ होगा और इससे बचने के लिए ताजरों को किन एहतियाती तदाबीर का सहारा लेना पड़ेगा। इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मंशा सुगैरा साहब। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और साबिक सदर हैं लाहौर टैक्स बार के। उनके साथ मौजूद हैं मामू निसार साहब, आप माहिर टैक्स उमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद तालब साबर साहब, आप भी टैक्स माहिर उमूर हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, पहले माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। गवर्नमेंट ने मुतअद्दिद दफ़ा आवाम को ये सहूलत फैसिलिटी दी है कि आप सामने आएँ और अपने जितने आपकी एसेट्स हैं, जितनी ट्रांजैक्शंस हैं, वो सारी रिकॉर्ड के ऊपर लें और आप उनका जो कानून के मुताबिक टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवाएं। जो लोग सदियों से छुपे हुए थे इस पर्दे के पीछे, अब उनको पर्दे के पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। अब गवर्नमेंट ने तहैया कर लिया है, तो जितने इसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने इसमें सियासतदान हैं, या जितने ऐसे लोग के जो लोगों की नजरों में भी नहीं हैं लेकिन उनके भी करोड़ों अरबों के एसेट्स मौजूद हैं। कई लोग जो हैं 20-20, 50-50 प्लाट्स खरीद के रखे हुए हैं लेकिन सिर्फ एग्रीमेंट्स के बच्चों और औरतों के नामों के ऊपर। तो ये सारे लोग अब जकड़े जाएंगे और इस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने तहैया कर लिया है कि अगर उनका कोई वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, मनी ट्रेल नहीं दे सकते, उनके खरीदने की वजाहत नहीं कर सकते, तो इस सारी जायदाद को जब्त कर लिया जाएगा और बाकारे सरकार जब्त करके उसको ऑक्शन नीलाम करके उसका पैसा जो है गवर्नमेंट अपने खजाने में जमा करवाएगी। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर आहनी हाथ डालने से पहले ये कोशिश की कि लोगों को इसके लिए एक सेफ एग्जिट दिया जाए और उसमें इमूवेबल एसेट जो हैं उसमें 0.1%, 0.5% यानी कि 1.5% जो है वो टैक्स के लिए ऑफर की गई और जो दूसरे ट्रांजैक्शन हैं वहाँ पे 4% टैक्स देके आप अपने बैंक अकाउंट्स और दूसरी चीज़ें जो हैं वो डिक्लेयर कर सकते थे। लेकिन टैक्स गुजारों का एक जनरल व्यू अपनी जगह पे, लेकिन प्रोफेशनली अगर आप मेरे से पूछें तो मुझे ये लगता है कि अगर ये कवानीन अक्रॉस द बोर्ड इम्प्लीमेंट कर दिए जाएँ और इसके साथ इसका क्वांटम कम किया जाए और इन कवानीन के ऊपर कोई छूट ना दी जाए, अगर तो टैक्स नेट में लाना है तो सबको लेके आए, इसमें कोई रो रियायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ आपके टैक्स के रेट्स जो हैं वो रैशनलाइज होने चाहिए, वरना इसके बावजूद आप जो कुछ मर्जी कर लें, बेनामी ट्रांजैक्शंस, बेनामी अकाउंट्स और बेनामी एसेट्स ये क्रिएट होते रहेंगे। इसके लिए एक हमा जहती एक परपेचुअल किस्म का लॉ आना चाहिए जो ये उसके साथ ये हिफ्ज़ कदम के तौर पर चीज़ें अवॉइड करने के लिए, फिल्टर करने के लिए और सारी गंदगी को ख़त्म करने से पहले ही ख़त्म कर दे। वो नहीं हुआ। जहाँ तक एमनेस्टी स्कीम का ताल्लुक है तो ये कोई नई एमनेस्टी स्कीम नहीं है। इससे पहले भी तमाम गवर्नमेंट अपनी जब वो माशी तौर पर बदहाली का शिकार होती हैं तो कोई ना कोई ऐसा साज ढूंढती हैं जिससे उनके रेवेन्यू इकट्ठे हो जाएं और फिर वो अपने अदलो तललों में खर्च करें। ऐसे कानून अगर आप देते रहेंगे तो इससे एक इनकरेजमेंट होगी। वो इनकरेजमेंट ये है कि उन लोगों ने जिन्होंने बिलियंस की प्रॉपर्टी काले धन से खरीदी उनको 1.5 देने से कोई इतना असर नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए एक बड़ा दूर रस कानून तरतीब देना चाहिए, फॉर्मुलेट करना चाहिए या उसकी एनेक्टमेंट करनी चाहिए, जो अभी तक नहीं। जी मंशा साहब, बेनामी एक्ट लाने की हुकूमत को क्या ज़रूरत महसूस हुई? इसकी खदोखाल क्या है? क्या इससे पहले भी कोई बेनामी कानून मौजूद थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूबी साहब, इससे पहले जो बेनामी प्रॉपर्टी थी या ट्रांजैक्शन थे वो परमिजिबल थे। इससे पहले जो था उसमें सिस्टम ये था कि रियल नेचर एंड सबस्टांस ऑफ द ट्रांजैक्शन देखा जाता था, लीगल फॉर्म नहीं देखी जाती थी और टैक्सेशन भी रियल नेचर और सबस्टांस पे लगती थी। बुक एंट्री आपने कैसे की है, डिक्लेरेशन कैसे की है, लीगल फॉर्म को इग्नोर किया जाता था, उसके मुताबिक टैक्सेशन होती थी। पहले इवन दो हमारी वेल्थ स्टेटमेंट के फॉर्म में देखें तो प्रॉपर्टी हेल्ड इन एनी अदर नेम, तो उसमें रियल नेचर इवन हमारे टैक्स लॉ भी रिकॉग्नाइज करते थे। इवन आप किसी के और नाम भी खरीदी हुई है लेकिन आप डिक्लेयर कर दें तो उसकी टैक्सेशन आपको ही देना होती, उसको नहीं देना होती। अब ये बेसिकली ये जो
बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 2017 आया है, इसकी एनेक्टमेंट के बाद बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव जो है, दो बेसिक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव हैं, बाकी भी हो सकते हैं। इसमें फर्स्ट तो ये है कि इसमें जो फिस्कल एविजन या टैक्स एविजन है उसको समझे प्रिवेंट करना है या मिनिमाइज करना है। ठीक है। दूसरा इसका जो करप्शन मनी की इन्वेस्टमेंट होती है इनटू बेनामी ट्रांजैक्शन, उसको एरेडिकेट करना है या मिनिमम करना है। ठीक है। तो जो करप्ट मनी है वो डिफरेंट सेक्टर में हो सकती है। जी, जी। जैसे फिस्कल एविजन भी साथ ही है, तो बिजनेस कम्युनिटी जैसे है, फेक अकाउंट खोल लेते हैं, कभी किसी के नाम का किसी के नाम का, उसमें ट्रांजैक्शन करते हैं और अपनी टर्नओवर या दूसरी चीजें प्रॉपर डिक्लेयर नहीं करते या एरेडिकेट होते टैक्स से बचने के लिए हाँ लोग जी। सिर्फ बेनामी बेनामी, बनाते हैं। ये भी है, एक फैक्टर ये है। एक फैक्टर ये है कि टैक्स एविजन करने के लिए बेनामी किसी के नाम अकाउंट खोल लिया, जब आप अकाउंट खोल लेंगे तो सारे ट्रांजैक्शन उसके नाम करेंगे, बाद में अकाउंट बंद कर देंगे, करने के बाद तो थर्ड पार्टी का है तो आप अपनी बुक्स में डिक्लेयर नहीं करेंगे, कल को पकड़ा भी जाएगा तो आप कहेंगे मेरा तो इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। जिस तरह आजकल अदालतों में हो रहा है, जिसके लैब के केस चल रहे हैं। एक तो है ये बिजनेस कम्युनिटी। ठीक है। बिजनेस कम्युनिटी बिजनेस करेगी तो बिजनेस बैंक अकाउंट या दूसरे अकाउंट खोलेगी, जी, जी। उनके नाम ट्रांजेक्शन करेगी तो उससे टैक्स एविजन करेगी। उसको पकड़ने के लिए तो बेनामी अकाउंट जितने भी होंगे बैंक अकाउंट, तो इसमें आ जाएंगे, ये मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएंगे। तो यहाँ वो उसमें उसकी प्रोहिबिशन भी है, उसको कन्फिस्केट भी किया जा सकता है, उसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है। एक तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। इसी तरह अगर अदर सेक्टर देखें, जैसे हमारे पॉलिटिशियन, वो कहीं से इधर उधर ठेकों से या इधर पैसे आते हैं तो वो उससे भी प्रॉपर्टियां खरीद लेते हैं किसी और के नाम, तो या बैंक अकाउंट किसी और के नाम ऑपरेट करते हैं, तो वो वाले भी वो फिर इसमें आ सकते हैं। तीसरा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो है, अगर रिश्वत ली है या करप्शन है तो वो पैसे या अपनी किसी वाइफ के नाम या थर्ड पार्टी, वाइफ तो पकड़ी जाती है, या साले के नाम ब्रदर इन लॉ, ये वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो वो पार्क हो जाएगी, जो करप्शन मनी है वहां पार्क हो जाएगी। तो इस तरह इस लॉ के तहत तो वो उसको भी एरेडिकेट करने के लिए, पकड़ने के लिए ये लॉ है। तो इसमें बेसिकली जो लॉ है, ये लॉ विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2017 से ऑनवर्ड ये ऑपरेटिव होगा। पुरानी प्रॉपर्टी जो है वो हेल्ड किसी के नाम है, या पुराने ट्रांजैक्शंस हैं, या बेनामदार हैं, तो या आपके बेनिफिशियल कोई और है, तो उसमें मेरी ओपिनियन के मुताबिक उसमें नहीं लगेंगे। इसमें बेसिकली सबसे जो फंडामेंटल चीज है इस्लाम में वो है बेनामी ट्रांजैक्शन। ठीक है। बाकी जितनी भी बेनामी प्रॉपर्टी है या बेनामदार है या बेनिफिशियल ओनर है, वो उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे नंबर 1, टाइटल किसी और के नाम हो, ठीक है, जैसे अकाउंट है किसी और का नाम हो, उसमें पैसे जो है कंसिडरेशन आपकी हो, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्यूचर या प्रेजेंट या इमीडिएट बेनिफिट आप ले रहे हो। थर्ड पार्टी के नाम टाइटल हो, उसमें जो कंसिडरेशन है, सोर्सेज जो है या उसके बेनिफिट का कोई और हो। थर्ड पार्टी को पता है या नहीं पता है, या वो फेक भी हो सकता है, उसके नॉलेज में है या नहीं है, वो हो सकता है। जो थर्ड पार्टी होगी उसको हम कहेंगे बेनामदार। जो जिसकी इन्वेस्टमेंट है, जो बेनिफिशियरी है, उसको हम कहेंगे बेनिफिशियल ओनर। तो जो ये ट्रांजैक्शन हो रहा है इसको कहेंगे हम बेनामी ट्रांजैक्शन। उससे जो प्रॉपर्टी ओरिजिनेट हो रही है, जो बन रही है, उसे मूल प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं या हेल्ड की है या ट्रांसफर की है आपने, तो वो प्रॉपर्टी। मंशी साहब, इस बेनामी में ज्यादातर लोग आते कौन? ताजर हजरात आते हैं, ब्यूरोक्रेसी आती है, सियासतदान आते हैं। हाँ। सबसे ज्यादा फायदा किन लोगों को है? बिजनेसमैन, क्योंकि वो तो बिजनेस करता है, वो तो पैसे बनाता है, टैक्स से बचने के लिए करता है। वो टैक्स, पॉलिटिशियन वो किस लिए करते हैं? लोग करप्शन के लिए, जो ठेकों की या इधर से जो पैसे आए होंगे तो वो प्रॉपर्टी अपने नाम रखेगा, तो जहां इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करेगा तो वहां करने पड़ेंगे, या दूसरी जगह पे करने पड़ेंगे, तो वहां तो वो प्रॉपर्टी नहीं करेगा, वो थर्ड पार्टी के नाम। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उसके में भी जो हर बात उनको पकड़े जाते हैं, सासे पकड़े जाएंगे तो ये कहाँ से आए, कहाँ से? ये थर्ड पार्टी के नाम हो गए, मेरा तो है ही नहीं, मेरा तो इससे ताल्लुक ही नहीं। इनडायरेक्टली नाम किसी और के होंगे, इन्वेस्टमेंट इनकी होगी, बेनिफिशियरी भी यही होंगे। अगर टाइटल आपके नाम है, बेनिफिशियरी भी आप हैं, इन्वेस्टमेंट किसी और की है, तो ये गिफ्ट है, ये बेनामी में भी नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? अगर आपने किसी को दे दी कोई चीज
और टाइटल भी उसके कर दिए, बेनिफिट भी वो ले रहा है, इन्वेस्टमेंट आपकी आपने गिफ्ट कर दी है, तो ये गिफ्ट है, बेनामी नहीं। तो बिल्कुल ठीक। बेनामी के लिए टाइटल किसी और का होना, इन्वेस्टमेंट आपकी आपकी होनी, होनी। बेनिफिट भी आपका हो। इन्वेस्टर जो है उसी के बेनिफिट डायरेक्टली एंड डायरेक्टली, इमीडिएट या फ्यूचर बेनिफिट वही ले रहा हो जिसकी बिल्कुल सही। इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल सही। वो बेनामी में आता है। हाँ वो आएगी, वो प्रॉपर्टी बेनामी में होगी जिसमें बेनिफिशियरी इन्वेस्टर जो है वो बेनिफिशियरी हो, टाइटल नेम लेंडर हो, जो बिल्कुल सही। बेनामदार है वो अपना नाम लैंड किया हो, उसको पता हो या ना पता हो, उसके नॉलेज में हो या ना हो, ठीक है। तो उसी जो वो फेक भी हो सकता है, तो बिल्कुल उस सही। सिचुएशन में वो बेनामदार होगा। तो इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं, जी, वो जी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी, जी। बेनामीदार के लिए ट्रांजैक्शन को अगर हम देखें तो ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन जिसमें कंसीडरेशन कोई और पे करेगा, टाइटल प्रॉपर्टी हेल्ड या ट्रांसफर किसी और के नाम होगी, बेनिफिट जो है जो इन्वेस्टर है उसका बेनिफिट होगा, तो इसको हम कहेंगे बेनामी ट्रांजैक्शन। बिल्कुल ठीक है। इसमें एक्सक्लूजन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके वो, अगर आप फिड्यूजरी रिलेशनशिप में कोई यही ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे आप ट्रस्टी हैं, आप एक ट्रस्ट का है, तो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी तो है लेकिन आपके नाम ट्रस्टी के नाम होगी, लेकिन होगी ट्रस्ट की, तो उस सिचुएशन में ये लार्ज ट्रांजैक्शन ऑन बिहाफ ऑफ ट्रस्ट आप करते हैं, तो इसमें आप एज ए ट्रस्टी बेनामदार नहीं होंगे। बिल्कुल सही इसी है। तरह कोई डायरेक्टर ऑफ कंपनी है, कंपनी के ट्रांजैक्शन अपने नाम पे करता है, जी, तो उसमें इवन दो टाइटल आपका है, पैसे कंपनी के हैं, बेनिफिट भी कंपनी ले रही है, तो उस सिचुएशन में बेनामी में ये फॉल नहीं करेगा। बिल्कुल इसी सही। तरह पार्टनरशिप फर्म है, उसके नाम होगा तो भी नहीं होगा। इसी तरह एजेंट है, एजेंसी बिजनेस लीगल बिजनेस है, जी, एक जी। एजेंट है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट है या दूसरे हैं, वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे पैसे लेते भी हैं, कलेक्ट भी करते हैं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, टाइटल भी होता है, बेनिफिट उसका होता है प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल की इन्वेस्टमेंट होती है, बेनिफिट भी उसी का डायरेक्टली हो सकता है, इसका भी बेनिफिट है, तो उस सिचुएशन में ये भी उसमें से एक्सक्लूड है। इस तरह लीगल एडवाइजर है, जी जी। अगर लीगल एडवाइजर के पास क्लाइंट को पैसे देता है, वो उसके अकाउंट में होल्ड रखते हैं, उसके ब्याह पे पेमेंट करते हैं, लेते हैं, बेनिफिट भी उसका होते हैं, तो हैंडलिंग आप मनी करते हैं, ये तो बेनामी में नहीं आएगा। ये बेनामी नहीं। इसी तरह जो कुछ गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है कि ये ट्रांजेक्शन नहीं। इसके अलावा जो फैमिली रिलेशन में आपका स्पाउस को आपने गिफ्ट दिया है, प्रॉपर्टी मूवल जब मिल, या सिस्टर को या भाई को या बेटे को, तो बड़ा रिलेशन में जो है वो भी नहीं इसमें आएंगे। तो ये वाली मोस्ट जो है उसमें से एक्सक्लूजन है, ये बेनामी में ये ट्रांजैक्शन। बिल्कुल सर। मामून सार साहब, मंशा साहब ने काफ़ी डेफिनेशन उसकी की है बेनामी की। हुकूमत ने बेनामी एक्ट को नाफिज करने से पहले एक एमनेस्टी दी ताजरों को। 11 मार्च 2019 को इसका इतलाक हुआ रूल्स का। एमनेस्टी का क्या मकसद था? लोगों को बेनामी एक्ट से बचाना था या रेवेन्यू हासिल करना था? यूबी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदऊ करने का शो में। मैं शुरू इस तरह मंशा साहब ने तो बड़ी डिटेल्ड इसकी डेफिनेशंस की ट्रांसलेशन कर दी है। मैं इसमें सिर्फ ये ऐड करूँगा, ये जो आपकी एसेट डिक्लेरेशन स्कीम थी, पहली बात है ये हमारी एमनेस्टी, हम इसको एमनेस्टी कह रहे हैं, ये एक एसेट डिक्लेरेशन स्कीम थी जो कि डॉक्यूमेंट करने के लिए आई थी कि एसेट्स को डॉक्यूमेंट कर दें जो आपने डॉक्यूमेंट नहीं किए हुए, और उसके ऊपर हमें एक फ़ीस दे दें जिसके थ्रू आपका वो एसेट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा और वाइट हो जाएगा। इसके जो आपने दोनों बातें की, क्या ये पैसा कलेक्ट करने के लिए थी या इसके क्लैरिफिकेशन के लिए थी, ये दोनों चीज़ों के लिए थी। ठीक है। एक तो सबसे पहले इसका मेन पर्पस, जो हम अगर एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस पढ़ें तो उसकी सेकंड या थर्ड लाइन के अंदर प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है कि ये पर्पस उसका था कि डॉक्यूमेंट इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया जाए। अगर उसकी रूह में आप बजट को पढ़ें और फिर ये बेनामी ट्रांजैक्शन को पढ़ें तो वो बेसिकली हम लोग जो जिस रास्ते पे हमें डालना जा रहे हैं और जो डलना चाहिए भी हमें बहुत पहले, वो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी था कि डॉक्यूमेंट हो जाए, हर बंदे की अपनी अपनी चीजें वो डॉक्यूमेंट हो जाएं और वो सही जो है वो फैक्शंस में पड़ जाएं। अब जिस तरह ये बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट है, मैं पर्सनली समझता हूँ, पर्सनल कैपेसिटी में, मैं तो खैर बहुत ही अदना सा स्टूडेंट टू लॉ का, मुझे जो समझ आ रही है वो इसके अंदर भी बड़ी क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि लूप होल्स बड़े हैं। लूप होल्स इस तरह है कि बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन आपने दे दी, फिर उसके अंदर एक्सक्लूजन क्लॉजेस दे दी, फिर आपने फेडरल गवर्नमेंट की एक नोटिफिकेशन की वो शेक भी ऐड कर दी कि किसी भी टाइम पे वो किसी की ना किसी चीज को एक्सक्लूड कर देती है। अगर इस पर्सपेक्टिव से इसको सोचें कि किसी भी टाइम ये पावर किसी ऐसे शख्स के पास है कि वो किसी एक फैक्शन को फायदा देना चाहता है, तो उसको फेडरल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के तहत वो उनको एक्सक्लूड कर देगा बेनामी ट्रांजैक्शन। मैं एक जनरल बात करूं, मैं उस पर अभी
कहने का मकसद ये है कि जी आपने पैसे तो वसूल कर लिए, आपने एसेट डिक्लेरेशन कर ली, मगर जो नंबर्स बताते हैं हमें वो ये है कि आपके सामने सारे नंबर्स आए हैं, पाकिस्तान में इससे कहीं ज़्यादा बेनामी प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो रही हैं। हमारे पास एज कंसल्टेंट्स भी लोग आए कि जी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, एट दी एंड बड़े लोगों ने भी की, हमारे लिए बड़ा प्रेशर। 15% सिर्फ लोगों ने अभी अवेल किया है इसको। सर वही बेनामी बात है ना, ट्रांजैक्शन एक्ट पे जो काम हो सिर्फ 15%, अभी 85% लोग अभी पीछे हैं। अभी अभी बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो नहीं हुई हैं। उसके बाद बेनामी ट्रांजैक्शंस, जस्ट बाय द डेफिनेशन ऑफ इट, आप देखें कि हमारे पास बहुत से हमारे ताजिर बरादरी है। मामून साहब, मैं आपकी गुफ्तगू को जी, जी। यहाँ से कंटिन्यू रखूंगा, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।